नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 23 सितंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो आर्टिकल रहेगा दैट इज कि कोविड रिलेटेड अगर कोई भी डेथ्स हुई है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक सपोर्ट, इकोनॉमिकल सपोर्ट देने के लिए कि 50,000 रुपये जिसकी भी डेथ हुई है उसके जो जस्ट सपोर्टिव है नेक्स्ट टू किन, दैट मीन्स जिस इंडिविजुअल की डेथ हुई है उससे रिलेटेड जो भी नेक्स्ट इंडिविजुअल है, वो उसका स्पाउस भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर जो भी है, उनको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है। और साथ में जो फ्यूचर विक्टिम्स है, मान लो कोविड की वजह से अभी भी कोविड पूरा एलिमिनेट नहीं हो पाया है, तो उससे भी प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से प्रोविज़न दिए हैं कि उनको प्रोटेक्शन दी जाएगी। पर सवाल ये है कि ये सारा का सारा प्रोविज़न, ये जो मुद्दा है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट सपोर्ट देने की बात कर रही है, उसको सीधा का सीधा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई है स्टेट्स को। तो स्टेट्स यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली राजस्थान और केरला, कि भाई आप एक चीज़ बताओ, सपोर्ट आप प्रोवाइड कर रहे हो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत, एनडीएम के तहत, पर उसमें आप नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और पैसे आप दिला रहे हो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फंड से, और साथ में डिस्ट्रीब्यूशन करेगा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। तो ऐसे में फंडिंग तो स्टेट के ऊपर लोड आ गया ना पूरा। तो ये ऑब्जेक्शन है। जानेंगे थोड़ा सा मुद्दे को, बाकी मेन चीज़ तो मैंने बता दी आपको। एयर क्वालिटी को लेकर के डब्ल्यूएचओ के न्यू नॉर्म्स हैं और इन नए नॉर्म्स के हिसाब से देखें तो इंडिया पूरा का पूरा पॉल्यूटेड है, ये बताया जा रहा है। देखेंगे डिटेल में। इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो न्यूज़ हम देखेंगे वो ये कि यूनाइटेड स्टेट्स की विजिट पे हमारे प्राइम मिनिस्टर निकल चुके हैं और म्यूचुअल रिकॉग्निशन की उन्होंने बात की है कि वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर के यूके की तरफ से जो स्टेटमेंट आया वो ये कि कोविशील्ड को तो ठीक है हम ओके करते हैं, पर इंडिया में जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है उसको वैलिड नहीं मानेंगे। अब इस बात आकर के मुद्दा अटक गया है। कल तक बात क्या थी कि जो कोविशील्ड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उस वैक्सीन को वैलिडिटी नहीं मिल रही थी। ठीक है, यूके में अगर कोई भी जाता है इंडिया से, तो ऐसे में अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बात अपनी तरफ से राइज की है कि भाई वैक्सीन सर्टिफिकेशन है उसको भी म्यूचुअली रिकॉग्नाइज किया जाए तो ही ठीक है। यूके में जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट मिल रहे हैं उनको इंडिया में वैलिडिटी मिले और इंडियन को यूके में मिले, ये बात इनके द्वारा कही गई। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे फर्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू स्टेट पोल बाउंड स्टेट्स, की वहां पर इनकम कितनी चल रही है। तो देखो ये स्टेट वाइज बताया हुआ है। अगर आप इन स्टेट में से किसी से भी कंसर्न है तो आप ज़रूर देखें इस आर्टिकल को। गोवा, उत्तराखंड, पंजाब, इसी तरीके से इंडिया का एवरेज कितना 95,000 चल रहा है, राइट। इसी तरीके से मणिपुर हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। मणिपुर और उत्तर प्रदेश में तो देखो इंडिया में जितना पर कैपिटा नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना, उसके कंपैरिजन में मणिपुर और उत्तराखंड में तो देखो कम है। 95,000 इंडिया का स्टैंडर्ड है एवरेज। गोवा में आप देख सकते हो बहुत अच्छी इनकम है, उत्तराखंड में भी अच्छी इनकम है, पंजाब में भी आप कंसिडरेबल बोल सकते हो। तो पॉइंट यहाँ पर क्या है, जहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पर कैपिटा इनकम की बात की जा रही है, राइट। पर कैपिटा इनकम में कहाँ पर क्या स्टेटस है वो भी यहाँ पर बताया जा रहा है। तो ये स्टेट स्पेसिफिक है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जो डिटेल में डिस्कशन करेंगे वो आर्टिकल है जेनेटिक म्यूटेशन। कौन से जीन का म्यूटेशन हुआ जिसके चलते हमारे पूर्वजों ने, मतलब ह्यूमन के एंसेस्टर्स ने टेल लूज कर दी, पूंछ उनकी गायब हो गई। जानेंगे मुद्दे को। दूसरा, हवाना सिंड्रोम को लेकर के देखो इतनी न्यूज़ आ गई थी, आज पूरा डिटेल में मिला है, तो कंटेंट को एक बार समझने की कोशिश करेंगे। इसके आगे इकोनॉमी बेस पे इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं आया। एक तो ये कि ब्यूरोक्रेसी से फ्री करने के लिए हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने सिंगल विंडो सिस्टम लॉन्च किया है जिससे कि कोई भी बिजनेस के लिए अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है तो एक ही प्लेटफॉर्म पर उनको अप्रूवल मिले। ऐसा नहीं कि जो भी बिजनेस की अप्रूवल चाहता है उसको चक्कर बार बार काटना पड़े, जिससे बोले कि रेड टैपिज्म आती है और इसकी वजह से डिले हो जाते हैं प्रोसेस। ठीक है, तो उस मुद्दे पे ये बातचीत है। और इसके अलावा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो बॉन्ड बाइंग टेपर है, इसके ऊपर आप देखो जल्दी ही यूएस फेडरल रिजर्व है काम करेगा। अब अगर मार्केट से बॉन्ड रिलीज मतलब परचेज कर लेता है, दैट मीन्स आप समझ सकते हो ना कि मार्केट में पैसा और इन्फ्यूज़ किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। पर वही चीज़ है, इन्फ्लेशन का डर वहाँ पर अभी भी लगा हुआ है। ठीक है, जानेंगे इस आर्टिकल को। इसके अलावा हम जो आर्टिकल देखेंगे वो है DICGC। ये 21 जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। DICGC, जैसे आप पैसा डिपॉजिट करते हो बैंक में, तो 5 लाख रुपए तक का जो जब तक अमाउंट है ना, 5 लाख से ज़्यादा कितना, अब आप चाहे 10 लाख करो चाहे 1 करोड़ करो, कितना भी रुपया आप डिपॉजिट करके रखो अकाउंट में, अगर आपने जिस बैंक में अकाउंट खुला रखा और वो बैंक बैंकरप्ट हो जाता है, बिल्कुल बर्बाद हो जाता है, तो उस केस में
आपकी जो मनी है वो सिर्फ 5 लाख रुपए तक की ही सिक्योर है, और 5 लाख रुपए तक की सिक्योरिटी देता है DICGC, दैट मीन्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो ऐसे में 21 कोऑपरेटिव बैंक्स को इसके एम्बिट में लाया जा रहा है, ये बात बोली जा रही है। तो एक बार आप DICGC इसके बारे में देख लेना। वैसे तो RBI की ही सब्सिडरी है जो कि डिपॉजिट जो भी पैसा कराया जाता है उसको इंश्योर करता है। दैट मीन्स अगर बैंक फेल हो जाए तो उसके बावजूद भी कम से कम 5 लाख रुपए तक का प्रोविजन, 5 लाख रुपए तक का जो पैसा डिपॉजिट किया हुआ है वो तो रिटर्न मिलने के स्कोप बने रहते हैं। इसके अलावा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स UAE और इंडिया के बीच में अर्ली हार्वेस्ट डील शुरू होने का स्कोप दिख रहा है 2022 में। और इसके लिए देखो हमारी तरफ से और UAE की तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वो थर्सडे से शुरू होने वाला है, बातचीत होंगी। और इंडिया टारगेट कर रहा है कि कैसे भी करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सके इंडिया के किस किस के साथ में। एक तो UAE का टारगेट है, एक यूरोपियन यूनियन का, एक ऑस्ट्रेलिया और एक UK का। तो ऑस्ट्रेलिया वाला तो मुद्दा हमने पहले देख ही लिया था, और हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो भी लगातार यही चीज़ बोल रहे हैं, बहुत बार स्टेटमेंट्स आ चुके हैं कि अर्ली हार्वेस्ट का जो प्रोविज़न है इससे क्या हो जाएगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ हम एक कदम बढ़ा लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है, अर्ली हार्वेस्ट का मतलब ये हो गया कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिसमें आप जितने भी गुड सर्विसेज हैं उनको आप जब भी ट्रेड करोगे, जिन भी कंट्रीज के बीच में अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट होता है उनके बीच में जो भी ट्रेड होता है उसमें मिनिमम या फिर आप कह सकते हो ऑलमोस्ट 0 कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है, राइट। पर उस केस में क्या है कि उनको पहले एग्रीमेंट में कॉन्फिडेंस में आना पड़ता है, और वो एग्रीमेंट FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उससे पहले ये एक स्कोप रहता है कि अर्ली हार्वेस्ट डील हम साइन कर लें। इससे क्या हो कि कितनी वायबिलिटी है, कितना सक्सेसफुल रह पाएगा हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो भी हमारे काउंटर पार्ट कंट्रीज हैं उनके साथ में। ठीक है, तो अर्ली हार्वेस्ट को डील को हमने देखो पहले ऑलरेडी एक बार डिटेल में पढ़ा था इसी एक्सप्लेन पेज पे। ठीक है, इसी के अलावा एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्शन को, ठीक है, 10% रखा है। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में आपको एक बार पढ़नी है पूरी डिटेल्स, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये कुछ न्यूज़ थी और वर्ल्ड बेस्ड भी है कुछ न्यूज़, उन पे नजर वो डाल लेंगे, देखते हैं डिटेल में सबको। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा देखो जो भी कोविड विक्टिम्स है, कोविड की वजह से जिनकी डेथ हो गई, उनकी फैमिली वालों को सपोर्ट देने के लिए एक्स ग्रेशिया सपोर्ट देने की बात की है, उसको ओके कर दिया। और ये प्रोविजन जो है वो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बेसिस पे। अब आप देखते हो एक्स ग्रेशिया जो अमाउंट है दैट इज अराउंड 50,000 रुपीज़। ठीक है, अगर कोविड की वजह से किसी की डेथ होती है, और ये अमाउंट कौन पे करेगा, आप ये देखो, ये अमाउंट है वो प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट्स के द्वारा। वो भी कहाँ से, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से। और उसको डिस्ट्रीब्यूट कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा। दैट मीन्स सिग्नल तो यहां से दे दिया, बर्डन यहां पर डाल दिया, तो स्टेट गवर्नमेंट्स ने ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दिया। बोले कि इस तरीके से आप थोड़ा बहुत तो बर्डन बियर करो, आप अगर सपोर्ट करना चाहते हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी फंड बियर करने चाहिए। और ये ऑब्जेक्शन मेनली कहाँ से आया है, राजस्थान और केरला से। ओके, इसके अलावा ये जो गाइडलाइंस है ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च की गई है, और साथ में है ICMR, दैट मीन्स इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ओके, तो ये कुछ बातें थी जो देख ली। अब जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज कि WHO ने अभी न्यू नॉर्म्स डिक्लेयर किए हैं एयर क्वालिटी को लेकर के। ठीक है, तो उसमें उस नए नॉर्म्स जो आए हैं उनके बेसिस पे अगर देखा जाए तो इंडिया पूरा का पूरा पॉल्यूटेड है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन राइज हो रही है। तो WHO ने देखो वेंसडे को न्यू स्ट्रिंजेंट एयर क्वालिटी गाइडलाइंस, मतलब बहुत ही कड़ी गाइडलाइंस डिक्लेयर की है, जिसमें यह प्रोविजन है कि पिछली बार की जो गाइडलाइंस थी 2005 की, उससे भी ज्यादा कड़ी मतलब एक तरीके से कड़ाई बढ़ती गई है WHO के द्वारा। क्या किया है इसमें, जैसे देखो कि PM 2.5, PM 10, ठीक है, पर्टिकुलेट मैटर जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है एयर पॉल्यूटेंट्स में से सबसे ज़्यादा अगर डोमिनेंट रहते हैं तो PM 2.5 और PM 10, बाकी और भी हैं वो हम देखेंगे आगे। पर PM 2.5 की कॉन्सेंट्रेशन अगर 25 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम में मिले और पिछले 24 घंटों के अंदर, तो वो है सेफ, ये माना जाएगा। अब 25 माइक्रोग्राम से अगर ज़्यादा है पर क्यूबिक मीटर वॉल्यूम ऑफ एयर, उसमें अगर PM 2.5 की कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन्स वो अनसेफ था। अब क्या कर दिया है WHO ने, रिवाइज करके ये कह दिया है कि अगर 1 क्यूबिक, मतलब आप देखो 1 क्यूबिक मीटर की अगर बात करें, मतलब 1 मीटर, इधर से 1 मीटर, फिर उसके बाद में इस तरीके से वॉल्यूम लो आप, ये एक डब्बा बनाया आपने, राइट।
जिसकी तीनों जो आर्म्स हैं वो तीनों की तीनों 1-1 मीटर की हैं, और इसमें एयर आपने फिक्स की कहीं पे भी कोई भी लोकेशन में, और उस एयर को आपने चेक किया तो पता पड़ा कि भाई 15 माइक्रोग्राम से ज़्यादा कंटेंट है PM 2.5 का, और पिछले 24 घंटों में, तो इसका मतलब ये है वो सेफ है। और 15 से ज़्यादा अगर है दैट मीन्स वो सेफ जगह नहीं है। तो आप देखो कि 2005 का जो टारगेट था 25 माइक्रोग्राम्स का पर क्यूबिक मीटर पे, वो ही अचीव नहीं कर पाया इंडिया। इवन इंडिया नहीं, वर्ल्ड की 90% पॉपुलेशन अंडर थ्रेट है इन नई गाइडलाइंस के बेसिस पे अगर देखा जाए तो। WHO ने जो नई गाइडलाइन दी है ना, उसमें लेवल को रिड्यूस कर दिया है। तो ऐसे में जो न्यू रिकमेंडेड लेवल है उसमें 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। एक तो PM 2.5, एक PM 10, एक होता है ओजोन, एक नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो गए, और इसके अलावा सल्फर डाइऑक्साइड की बात कर लो, एक कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछे कि कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट है क्या, प्लीज आप एक बार साइड लाइन ले लेना। कार्बन डाइऑक्साइड पॉल्यूटेंट की कंसिडर में नहीं आता है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्लोबल वार्मिंग कॉजिंग गैस है, राइट। तो ये पॉल्यूटेंट की कंसिडरेशन में मत लेना आप उसको प्लीज, ठीक है। तो ऐसे में जो अभी डाउनवर्ड रिवीजन हुआ है ना, तो इसका असर यह है कि 2005 के टारगेट ही अचीव नहीं हुए तो 2021 के टारगेट्स अचीव करना कितना मुश्किल हो जाएगा, ये अपने आप में हम समझ सकते हैं। देखो PM 2.5 और PM 10, इनकी अगर बात करें तो PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर, मतलब छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स, जिनकी 2.5 का मतलब हो गया कि जिनका जो साइज है वो 2.5 माइक्रोन या उससे कम। दैट मीन्स मीटर की बात करें तो 10⁻⁻⁶ मीटर, ये होता है 1 माइक्रोन, और इससे भी 1 माइक्रोन हो गया। तो ऐसे में 2.5 माइक्रोन से कम साइज का जो पार्टिकुलेट मैटर होगा, जो डस्ट पार्टिकल या फिर जो भी हवा में घूमने वाले मैटर है, मटेरियल, राइट, तो उसकी साइज अगर 2.5 माइक्रोन से कम है या 2.5 तक है तो उसको PM 2.5 बोल दिया जाएगा। सेम चीज 10 माइक्रोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और माइक्रोन का मतलब होता है, आगे देखते हैं, कि 1 मीटर का 1 मिलियंथ पार्ट। दैट मीन्स 1 मीटर, और मिलियन का मतलब आपको पता है 10 लाख होता है, और 10 लाख में 6 बिंदु होते हैं। इसका मतलब इसको ऊपर लेके जाओगे तो 10⁻⁻⁶ हुआ कि नहीं, 10⁻⁻�6 मीटर, ये होता है 1 माइक्रोन। अब ये मोस्ट कॉमन पॉल्यूटेंट्स हैं, ये 6 के नाम हमने देखे, PM 2.5 और PM 10, ये मेनली ह्यूमन को, हेल्थ को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो WHO की गाइडलाइंस जो है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर इन गाइडलाइंस को सही तरीके से अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए ना, तो हर साल लगभग 70 लाख लोगों की मौत बचाई जा सकती है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सांस की वजह से, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीजेस की वजह से उनकी डेथ होती है। तो इस तरीके से अगर पॉल्यूटेंट को ही हम कंट्रोल कर लेंगे तो कितनी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जा सकती है। तो ऐसे में न्यू एयर क्वालिटी गाइडलाइंस है, इनका मतलब ये है कि इंडिया तो पूरा का पूरा ही आप मान के चलो पॉल्यूटेड जोन में आ चुका है, क्योंकि इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड की 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन आ चुकी है जो कि पॉल्यूटेड एरिया में रहती है। 2005 का जो स्टैंडर्ड है ना, वो ही अचीव नहीं कर पाया, मतलब अच्छे बड़े बड़े कंट्रीज। ऐसे में अब आपने गाइडलाइंस को और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट कर दिया तो मुश्किलें कम नहीं है, बढ़ चुकी है। अब वर्ल्ड में भी देखो, साउथ एशिया, पर्टिकुलरली इंडिया, ये सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉल्यूटेड एरियाज में से एक कंसिडर किया गया है WHO के द्वारा, और सेवरल टाइम्स हायर है। जितना स्टैंडर्ड 2005 में फिक्स किया था ना, उससे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। चाहे मुंबई की बात करो तो वहाँ पर पॉल्यूशन 8 गुना ज़्यादा है जितना स्टैंडर्ड होना चाहिए। कोलकाता में आप देखो 9 गुना ज़्यादा है, चेन्नई की बात करो तो 5 गुना ज़्यादा है, और दिल्ली का तो कहना ही क्या है। तो ये है पूरा मुद्दा। तो ऐसे में देखो, जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज इस स्टडी में इन्वॉल्व हैं, उनका ये कहना है कि इंडिया की 95% पॉपुलेशन है ना, वो ऑलरेडी ऐसे एरियाज में रहती है जहाँ पर पॉल्यूशन लेवल है ना, वो 2005 के नॉर्म से भी ज़्यादा है। तो इंडिया को देखो बहुत हद तक बहुत काम करने की ज़रूरत है। अगर हमें, वही चीज़ है कि आप डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों को साथ में नहीं लेके चलोगे तो मुश्किलें बढ़ेंगी। तो हमें ऐसी टेक्नोलॉजीज पे रिलाई करने की ज़रूरत है जो कि डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बनाए, लॉन्ग टर्म तक लेकर के जाए, राइट। तो ये चीज़ें बताई जा रही है। पूरा जो मुद्दा था वो हमने डिटेल में देखा। ओके, ये आप देख सकते हो कैलकुलेशंस, वो आप एक बार खुद से एक बार नज़र डालोगे और समझ में आ जाएगा। मेन जो चीज़ थी वो यही है, क्योंकि यहाँ पर WHO की गाइडलाइंस ही मेन है। इसके आगे भी कुछ पॉइंट्स हैं, अगर उनको देखें एक बार। यहाँ पे एक सेकंड रुकिए आप। हाँ, यहाँ पर देखो आप
कि 20 to 30% जो सिटीज़ है ना इंडिया की, वहाँ पर पोल्यूशन को रिड्यूस किया जाता है। गवर्नमेंट काम भी कर रही है, पर सवाल ये है कि आप एक दो सिटीज़ में पोल्यूशन कम कर दो तो बाकी इंडिया में पोल्यूशन कम नहीं हो रहा। उसका क्या? क्योंकि एयर जो है वो बाउंड्रीज को नहीं देखती है कि हाँ जी यहाँ पर अभी राजस्थान में पॉल्यूशन कम है या ज़्यादा है, तो दिल्ली में पॉल्यूशन कम कर दिया तो आपने कंट्रोल हो जाएगा। नहीं, यहाँ की हवा वहाँ उड़ के चली जाएगी। तो साइंटिफिक स्टडीज़ ये कहती हैं कि बैड एयर क्वालिटी जो है वो इंटरनल, मतलब आपको डैमेज तो कर ही रही है। मतलब आप देखो कि हेल्थ वाइज तो इशू है ही, रही सही में इंटरनेशनल इमेज भी कंट्री की बिगड़ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर टूरिस्ट भी आते हैं, टूरिज्म भी हम अट्रैक्ट करते हैं। तो WHO के साइंटिस्ट के हिसाब से ये कहना है कि हमें दो चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक तो साइंटिफिक एविडेंसेस हमें कलेक्ट करने की ज़रूरत है कि वाकई में पार्टिकुलेट मैटर या फिर जो भी पॉल्यूटेंट्स हैं उनका लेवल क्या है। ज़्यादा में नहीं तो अगर हम 2005 के स्टैंडर्ड्स को भी अचीव कर लेंगे तो भी बहुत बड़ी जीत है। दूसरी बात ये बोली जा रही है कि इंडिया को अपने खुद के जो स्टैंडर्ड फिक्स कर रखे ना, उनको WHO की गाइडलाइंस के साथ में अलाइन करने की ज़रूरत है। क्योंकि सीधी सी बात है, WHO तो गाइडलाइन में ये कहता है कि जी 15 माइक्रोग्राम से ज़्यादा 2.5 पार्टिकुलेट मैटर जो है PM 2.5, उसकी क्वांटिटी नहीं होनी चाहिए 1 मीटर क्यूबिक अगर स्पेस में एयर को पिक किया जाए तो। पर हमारे यहाँ पर मान लो गवर्नमेंट ने 60 कर रखा है, तो ऐसे में क्या हम टारगेट्स अचीव कर पाएंगे? तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ में, WHO के स्टैंडर्ड्स के साथ में हमारे स्टैंडर्ड्स को हमें अलाइन करने की ज़रूरत है। आज अगर देखा जाए ना तो 80% डेथ्स, WHO का कहना है कि 80% डेथ जो है PM 2.5 की वजह से हो रही है। अगर कहीं पर भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है, सांस की रेस्पिरेटरी रिलेटेड कोई भी डिजीज हो रही है, या फिर ब्रीदिंग पॉल्यूटेड एयर को ब्रीथ करने की वजह से, तो ऐसे में इन डेथ्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं। 2005 का टारगेट ही अचीव कर लो एक बार। साथ में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नेशनल क्लीन एनर्जी प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को और ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर करना होगा, जिसमें आपने केवल टारगेट किया है पॉल्यूशन को कंट्रोल करना। अब आप थोड़ा सा हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो कि लॉन्ग टर्म में इसका कितना नुकसान होगा। क्योंकि आज डेवलपमेंट के नाम पर अगर हम कोई भी अंधाधुंध जंगलों की कटाई करते रहे मान लो, तो उसकी वजह से अल्टीमेटली नुकसान किसको उठाना है? हमारी आने वाली जनरेशन्स को। तो ये करेक्शन बहुत ज़रूरी है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट दोनों पैरेलल चलेंगे, एक भी चीज़ को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, उसके हिसाब से भी हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अभी भी टारगेट्स हैं वो अचीव होने से बहुत दूर हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें बताई जा रही थी, वो देखिए हमने। आगे चलते हैं। अब हम आ गए एक्सप्लेन पेज पे। यहां पर देखो हवाना सिंड्रोम से रिलेटेड बात है। देखो US इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो कि CIA के डायरेक्टर के साथ ट्रैवल कर रहे थे इंडिया में, और उनके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स देखने को मिले जो कि सीधा सिग्नल कर रहे थे हवाना सिंड्रोम की तरफ। तो इंडिया में ऐसा कोई भी रिपोर्टिंग नहीं हुई है। अमेरिकन मीडिया के हिसाब से भी देखा जाए तो इंडिया में ये पहली बार हुआ है कि अमेरिकन जो इंडिविजुअल्स हैं यहाँ पर डिप्लॉयड हैं और उनके साथ में इस तरीके की प्रॉब्लम नोटिस की गई है। देखो इसके सिम्टम्स क्या है, सबसे पहले तो ये देखते हैं। ये मेनली ब्रेन को इम्पैक्ट करता है, फिर उसके बाद में पेट को बिगाड़ता है, और फिर बाद में पैरों में थकान लेकर के आता है। सीधी सीधी बात तो ये है। अब टू द पॉइंट बात की जाए तो यहाँ पर आप देखो कि एक्यूट और क्रॉनिक दोनों तरीके के सिम्टम्स आते हैं। एक्यूट का मतलब कि सडनली आपको दिखे अचानक से कि हाँ यार ये हुआ है, मेरा भी फील हो रहा है मुझे। और एक होता है कि लंबे समय तक उस बीमारी का असर आपको देखने को मिले, दैट इज क्रॉनिक। ओके, दोनों में डिफरेंस तो एक हो गया। अब जो ऑफन अकरिंग सडनली एक्यूट जो सिम्टम्स है वो क्या है इसके? एक तो हियरिंग लाउड साउंड्स, अंदर ही अंदर आपके कानों के अंदर जोर जोर से आवाजें आनी शुरू हो जाए। समटाइम्स एक डायरेक्शन से है, पर्टिकुलर डायरेक्शन से, और दर्द होना शुरू हो जाए दोनों कानों में या किसी एक कान में। इसके अलावा हियरिंग लॉसेज होने लग जाए, या टिनिटस करके एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए जिसमें आप वाकई में ऊंचा सुनना शुरू कर देते हो। इसके अलावा आपको इंटेंस प्रेशर और हेड के अंदर ब्रेन में आपको वाइब्रेशंस फील होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ याद करने में और कोई सी चीज़ पे फोकस करने में डिफिकल्टी आनी शुरू हो जाए तो भी एक प्रॉब्लम है। इसके अलावा विजुअल डिस्टर्बेंसेस, देखने में प्रॉब्लम, और नॉजिया, उल्टी का सा मन करना, वोमिटिंग जैसी फील आनी, और इसके अलावा पैरों में जो है वो भी आपको डिजीनेस, थकान, दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा क्रोनिक अगर बात की जाए कि हाँ लंबे समय तक जो प्रॉब्लम रहती है, जैसे हेडेक, साथ में मेमोरी लॉस और कंसंट्रेशन इंपेयरमेंट, आप ध्यान नहीं दे सकते हो, फोकस नहीं कर पाते हो, इंसोम्निया,
इस तरीके की बीमारियां, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा इम्पेयर्ड बैलेंस, चलते टाइम पे ढंग से बैलेंस नहीं बनता, इधर उधर घूमते रहते हैं। तो ऐसे में अमेरिकन मीडिया ने लगभग 130 ऐसे सिम्टम्स के लोगों को आइडेंटिफाई किया है और यह माना गया है कि इन पर कोई ना कोई माइक्रोवेव वेपन का यूज किया जाता है। अब वो वेपन कौन यूज करता है वो देखते हैं। तो हवाना सिंड्रोम बोलते किसको है ये तो पता पड़ ही गया कि किसी भी इंडिविजुअल को अगर नोजिया, वर्टिगो, हेडेक इस तरीके की, या मेमोरी लॉस, हियरिंग साउंड, ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है तो वो हवाना सिंड्रोम का शिकार हो चुका है, ये कंसिडर किया जा रहा है। यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसी या फिर आप देखो एम्बेसी के ऑफिशियल्स हैं जो यूएस की दूसरे कंट्रीज में एम्बेसीज हैं, उनके अंदर ये ज़्यादा सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। और सबसे पहले आइडेंटिफाई हुआ था 2016 में, जब आप देखो यूएसए की क्यूबा के साथ में रिलेशन अच्छे हुए थे, बराक ओबामा का टाइम था ये, राइट। तो उसके बाद में वहां पर हवाना में यूएस ने अपनी एम्बेसी ओपन की। अब आपको पता क्यूबा क्या था, एक कम्युनिस्ट सरकार चलती थी, सोशलिस्टिक पैटर्न में वहां पे गवर्नमेंट चल रही थी। ये आप देख चुके हो कि यूएसए का जो रिलेशन था रशिया के साथ, यूएसएसआर के साथ अच्छा नहीं था और यूएसएसआर की डोमिनेंस थी क्यूबा में। क्यूबा है पड़ोसी किसका, यूएसए का। और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में आप एनसीईआरटी की 12th की बुक में पढ़ते ही हो। तो वहां पर यूएसए के रिलेशन ठीक होते हैं 2016 में, और वहां पर एम्बेसी खोल दी यूएसए ने, और वहां पर डिप्लॉय करते हैं कुछ ऑफिशियल्स को। और उन ऑफिशियल्स को फिर बाद में देखा गया कि उनको प्रॉब्लम आने लग गई और ये सिम्टम्स जो हमने देखे ये सिम्टम्स आने लग गए। फिर उसके बाद में सीआईए ने कुछ रीइंफोर्समेंट भी भेजा कि हाँ जी उनको रिप्लेस करके दूसरों को वहाँ पे ऑफिसर्स को डिप्लॉय करे। पता पड़ा उनको भी यही प्रॉब्लम होने लग गई, जो रीइंफोर्समेंट के तौर पे जो ऑफिशियल्स को भेजा गया था वो। तो ऐसे में ये जो चीज़ थी ना वो कुछ ऐसी थी कि इराक और अफगानिस्तान में भी आप देखो इस तरीके के बॉम्ब फटने के बावजूद अमेरिकन में देखने को नहीं मिला था, ठीक है। जबकि वहां पर कोई लड़ाई नहीं, उसके बावजूद भी इस तरीके के सिम्टम्स आए। फिर बात यह आई कि कौन कौन से कंट्रीज में आइडेंटिफाई हुए हैं, तो इसके लिए बहुत सारे कंट्रीज जैसे उज्बेकिस्तान में भी आइडेंटिफिकेशन मिली है, ठीक है। इसी के अलावा वॉशिंगटन डीसी में जो व्हाइट हाउस है वहां पर एडजॉइनिंग ही एलिप्से करके एक बिल्डिंग है, वहां पर जो ऑफिशियल्स डिप्लॉय थे उनमें इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिले हैं। इसी तरीके से लगभग 130 ऐसे ऑफिशियल्स मिल चुके हैं जिनके अंदर ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। रशिया, पोलैंड, जॉर्जिया, ताइवान, कोलंबिया, किर्गिस्तान, यहां पर इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिले हैं अमेरिकन ऑफिशियल्स में जो यहां पर डिप्लॉयड थे। अब बात यह है कि हवाना सिंड्रोम होता कैसे है। तो देखो शुरू में जो रिपोर्ट्स आई थी, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये एक सोनिक अटैक बताया जा रहा है। सोनिक का मतलब माइक्रोवेव्स का यूज करके और आप किसी को परेशान कर रहे हो। दैट मींस कोई इंडिविजुअल यहां पर बैठा है और पास में आपने बिल्डिंग के बाहर माइक्रोवेव इंस्ट्रूमेंट्स या वेपन इंस्टॉल कर दिए और वहां से हाई एनर्जी की माइक्रोवेव ट्रांसमिट कर रहे हो इस तरफ, तो जो भी इंडिविजुअल्स अंदर की तरफ काम करेंगे उनको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। आप भी फोन यूज करते हो, फोन को यूज करने के लिए क्या गाइडलाइंस मिलती है हमें कि भाई आप इनको दूर रखा करो, रात को सोते टाइम पे दूर रखा करो, वो सारी चीजें बताते हैं। तो वो क्यों है, क्योंकि ये सिम्टम्स फिर हमें भी फील होना शुरू हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो पॉइंट क्या है कि कोई जानबूझ करके माइक्रोवेव वेपन है, हाई पावर माइक्रोवेव वेपन, वो डिप्लॉय करता है अमेरिकन ऑफिशियल्स जहां पे डिप्लॉय होते हैं उनकी बिल्डिंग के पास में, और उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और सबसे पहले जो फीलिंग हुई वो थी कि चलते टाइम पे बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं अमेरिकन ऑफिशियल्स, और इंपैक्ट हो गया मेमोरी पे, इवन उनके ब्रेन में भी परमानेंट डैमेजेस रिकॉग्नाइज किए गए हैं। तो ये चीजें थी कि बोला माइक्रो वेपन यूज किए गए हैं अमेरिकन के खिलाफ। तो शुरुआत में तो देखो डाउट किस पे था, चाइना और रशिया पे, और अभी फिलहाल इसी पे इन्वेस्टिगेशन भी हो रहा है, ठीक है। पर बात यह है कि इसके पीछे और भी कोई वजह हो सकती है, क्योंकि आजकल कितना हाई टेक्नोलॉजी बेसिस हम माइक्रोवेव, वाईफाई कितना यूज करते हैं, हो सकता है उनका भी असर हो। तो अब इन्वेस्टिगेशन जो होगी तो पता पड़ेगा। अब इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया ने इस चीज को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया कि इंडियन सॉइल के ऊपर कोई दूसरा कंट्री के मेंबर्स यहां आकर के, फॉरेनर्स जो हमारे यहां पर डिप्लॉयड है, फॉर एग्जांपल अमेरिकन यहां पर हमारे डिप्लॉयड है, तो उनको टारगेट करे। बोला ऐसा चांस तो नहीं है, पर फिर भी हमारी तरफ से जो रॉ के ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा ये कहा है कि हमारे यहां तो कोई ऐसा केस रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, ठीक है। तो ऐसे में इंडिया में ये पहली बार मिला है ये जो पूरा इश्यू है वो, ठीक है। तो हवाना सिंड्रोम भी पूरा हुआ। आगे चलते हैं। फिर देखो एक और आर्टिकल एक्सप्लेन पेज पे उस पर बताया कि जेनेटिक म्यूटेशन है जिसकी वजह से ह्यूमंस ने अपनी पूंछ खो दी, ठीक है। तो ज्यादातर प्राइमेट्स की अगर बात करें और पर्टिकुलरली मंकीज की बात करें, देखो इनके तो अभी भी पूंछ रहती है। इसके अलावा जो एप है या फिर ह्यूमन है जिसको हम होमो सेपियन सेपियन बोलते हैं,
उनकी पूंछ कैसे गायब हुई, उसके पीछे एक जीन में म्यूटेशन बताया जा रहा है और वो है TBXT। ये जीन का नाम है TBXT, इसमें म्यूटेशन हुआ। अब TBXT का मतलब ये नहीं है कि उस जीन का नाम ही ये है, इसमें ये 4 लेटर्स पिक कर लिए उस जीन की सीक्वेंसिंग में, और बताया जा रहा है कि इस जीन को अगर लिखे ना इसकी कोडिंग को, तो बोला इन TBXT वर्ड के बीच में आप 300 और जेनेटिक लेटर्स इंसर्ट करोगे। जैसे आप लिख दो ABCTBXT, मतलब इस तरीके से मैं बोल रहा हूं कि T यहां पे लिख दिया, B यहां पे लिख दिया, X यहां पे, T यहां पे, और इसके बीच में अब आप फिल कर रहे हो अलग अलग कोडिंग से। तो ऐसे में ये जीन को रिकॉग्नाइज करने के लिए शॉर्ट फॉर्म दे दी TBXT जीन। इसमें म्यूटेशन हुआ, इसकी वजह से क्या होता है, DNA में वेरिएशन आने की वजह से रिजल्ट क्या हुआ, पूंछ गायब हो गई। अच्छा, इस चीज को फाइनलाइज करने के बाद में साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, कुछ जो एनिमल्स थे जैसे कि माइस मतलब चूहा, उसमें भी ट्राई किया, और कुछ जो एनिमल्स थे उनमें भी ट्राई किया, तो पता पड़ा कि या तो उनके टेल नहीं आई, पूंछ ही नहीं बनी, या फिर बनी तो बहुत छोटी लेंथ की थी। तो पॉइंट क्या है, इसी म्यूटेशन की वजह से, TBXT जीन के म्यूटेशन की वजह से ही ह्यूमन ने पूंछ खोई थी। शुरुआत में पूंछ हुआ करती थी, और ये हुआ कब था, लगभग 20 मिलियन ईयर्स अगो, ये बताया जा रहा है। ठीक है, मोटी मोटी जो चीज थी वो हमने टू द पॉइंट देख ली, आगे चलते हैं। वर्ल्ड पेज पे देखो, तालिबान का मुद्दा हमने सुबह डिस्कस कर लिया था कि तालिबान के द्वारा यूनाइटेड नेशन चीफ एंटोनी गुटरेस, उनको एक लेटर लिखा जाता है, वो ये कि हमें यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जो मीटिंग हो रही है उसमें पार्टिसिपेट करने को अलाउ किया जाए। वैसे हमने देख ही लिया था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो रेजोल्यूशन है दैट इज 1267, जिसमें कि इंटरनेशनल टेररिस्ट को रिकॉग्नाइज किया जाता है, डेजिग्नेट किया जाता है, उसमें तालिबान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें एक बंदा है जिसका नाम है आमिर खान मुत्तकी, जो कि फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे काम कर रहा है, एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है। उसको इस रेजोल्यूशन के तहत इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर पहले किया हुआ है। तो वो इंडिविजुअल अगर वहां पर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर बनकर के आए तो उसको क्या एक्सेप्ट किया जाएगा। अभी तक किसी भी कंट्री ने तालिबान रिजीम को लेजिटिमाइज नहीं किया है, रेजोल्यूशन पारित नहीं किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। तो एक तो ये मुद्दा है। दूसरा, तालिबान के लिए भी अब थ्रेट कम नहीं है, वहां पर जो दूसरे ग्रुप हैं जैसे IS है, या IS वहां पर खोरासन प्रोविंस ISKP, उसके लड़ाके तालिबान के लोगों पर अटैक करना शुरू कर रहे हैं। तो अफगानिस्तान में तो देखो भाई हाल खराब है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने यूरोपियन यूनियन दैट मींस फ्रांस को पर्टिकुलरली टारगेट करते हुए कहा कि हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे तो यूरोपियन यूनियन को बहुत फायदा होगा। इसमें देखो ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस के साथ में धोखा जो किया वो हमने पूरा डिटेल में देख लिया था। बहुत सारे बिलियन डॉलर्स की, लगभग 66 या 40 बिलियन डॉलर्स की जो ट्रेड डील थी, जिसमें ट्रेड तो क्या न्यूक्लियर डील थी, जिसमें न्यूक्लियर थे, सबमरीन डील थी सॉरी, जिसमें फ्रांस से 8 डीजल प्रोपेल्ड सिस्टम बेस्ड, मतलब डीजल से चलने वाली कन्वेंशनल सबमरीन सप्लाई होने वाली थी फ्रांस से ऑस्ट्रेलिया को। पर ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, फ्रांस को बिना कॉन्फिडेंस में लिए यूनिलैटरली उस एग्रीमेंट को स्क्रैप करके यूएसए के साथ में AUKUS जो एग्रीमेंट हुआ उसके तहत यूएस और ब्रिटेन दोनों की टेक्नोलॉजी बेसिस पे अब 8 न्यूक्लियर प्रोपेल्ड मतलब न्यूक्लियर पावर बेस्ड जो सबमरीन है वो इंपोर्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया। तो इसके लिए फ्रांस ने क्या कहा, बोला यूएस और ऑस्ट्रेलिया ने हमारे पीठ में छुरा घोपा है, ये बोला इन्होंने। अब बात यह है, जो बाइडेन ने जो फ्रांस प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रो, उनके साथ बातचीत हुई है। तो फ्रांस ने देखो नाराजगी जाहिर करते हुए अपने एनवॉइज जो एम्बेसडर्स डिप्लॉय थे ना वहां पे ऑस्ट्रेलिया में और यूएस में, उनको बुला लिया था, अब वापस वहां पे भेजा जा रहा है, बातचीत हो रही है। अब देखो फ्रांस को राजी करने के लिए यूरोपियन यूनियन के साथ में ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आगे बढ़ रहा है, जिसको हम बोलेंगे AEUFTA। ओके, बातें क्या होगी वो आगे बताएंगे। इसके अलावा हैती की बात अगर करें तो हैती वाले जो लोग हैं वो देखो मैक्सिको होते हुए एंटर हो रहे हैं यूएसए में, राइट, और उन लोगों को फिर बाद में निकाला जा रहा है वहां से, ठीक है, डिपोर्ट किया जा रहा है, और मेनली कहां से, जो यूएसए का स्टेट है टेक्सास, वहां से। इसका हम मैप देखेंगे लास्ट में, मैं आपको मैप दिखाऊंगा कि हैती कहां पर लोकेटेड है और यूएसए में किस तरीके से वो एंटर कर जाते हैं। देखो जी, ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है ना, ये बहुत बर्बाद कंट्रीज है। बर्बाद का मतलब ये कह सकते हैं कि वहां पर ना कोई सिस्टम है तरीके से, छोटे छोटे देश हैं, ना वहां पर इतना प्रॉपर मैनेजमेंट है, बस पड़ोस में यूएस है तो इनको यूं लगता है कि उधर घुस जाए, ठीक है। अब सिस्टम इतना प्रॉपर चलता नहीं है, और हैती में आपको पता ही है रिसेंटली यहाँ के प्रेसिडेंट को असैसिनेट कर दिया, इतनी इनसिक्योरिटीज है यहाँ पे, ठीक है। ग्वाटेमाला के, होंडुरस के, यहाँ के लोग भी यूएस में इलीगली जाते रहते हैं वहाँ पे। ओके, तो ये कुछ मुद्दे थे जिनको हमें डिटेल में देखना था।
और इकोनॉमी पेज पे भी हमने मोटी चीज़ जो थी वो देख ही ली है, कुछ बचा नहीं है वैसे जिसको कि हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो देखो इस डिस्कशन में जो भी था वो हमने देखा। अब आपके लिए मैप तैयार है, मैप देखते हैं। अब ये आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है सेंट्रल अमेरिकन मैप। अब इसमें आप कंट्रीज को ध्यान से देख लेना। इधर है मैक्सिको और ये यहाँ पर है हैती। अब हैती से ये क्यूबा से होते हुए फिर यहाँ पहुंच जाते हैं मैक्सिको, और मैक्सिको से फिर एंटर हो जाते हैं यूएस में। ठीक है, एक तो ये ध्यान रखें। दूसरा, सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज में और कौन सा आता है? ग्वाटेमाला, बेलीजे, होंडुरस, अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर का न्यूज़ तो आपको पता ही है कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर डिक्लेयर किया गया है अभी अल सल्वाडोर के द्वारा, तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें। इसके अलावा निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा, ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज है। इधर आप देख सकते हो दूसरे और कंट्रीज भी। क्यूबा, यहाँ पर क्यूबा की कैपिटल आपको पता ही है कि हवाना, जहाँ पर हमने अभी देखा था हवाना सिंड्रोम वाला केस, यहाँ पर डिप्लॉय कर दी थी मिसाइल्स, आप देखो। ठीक है, किसने? यूएसएसआर ने, यूएसए को डराने के लिए। ये जमैका, ये कैरेबियन कंट्रीज हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। इनको मिलाकर के क्रिकेट टीम बनती है वेस्ट इंडीज़। वैसे वेस्ट इंडीज़ नाम से कोई वो कंट्री नहीं है। वन सेकेंड। ठीक है, डोमिनिक रिपब्लिक ये कंट्री है। हैती हो ही गया। ठीक है, और ये आप देख सकते हो पोर्टो रिको करके कंट्री है, ये हो गया। तो ये ध्यान से देख लेना आप। ओके, तो इस डिस्कशन में जो कंटेंट था वो देख लो, हमने देख ही लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।